आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस के द्वारा जारी की गई टीजीटी साइंस की भर्ती को लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, और साथ में कौन-सी बुक से पढ़ा जाए ताकि आसानी से सिलेबस को कवर किया जा सके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया जा सके। जो एलिजिबिलिटी की बात है साथियों, इसमें आपको बिल्कुल बीएससी प्लस बीएड माँगा गया है। इन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कि बीएससी आपकी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से होनी चाहिए। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो लास्ट ईयर में किसी 2 सब्जेक्ट को ऑफ़र करती हैं, तो इन्हीं तीनों में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स से आपका बीएससी कंप्लीट होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 120 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट प्लस जनरल सब्जेक्ट को मिलाकर आएँगे और 30 क्वेश्चन आएँगे आपके लैंग्वेज को लेकर, जो बिल्कुल ये क्वालीफाइंग नेचर के होंगे। आइए देख लेते हैं हर एक चीज़ को डिटेल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा वो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज को चुनना है। प्रत्येक में से 10-10 प्रश्न आएँगे 10 मार्क्स के। तो इसमें ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन्स हैं, ये इसमें आपको 40% मार्क्स केवल लाने हैं। अगर आपके मार्क्स 40% नहीं आते इसमें, तो बाकी का जो आपका 120 प्रश्न का आंसर है आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो देख लेते हैं जो बाकी का हमारा जो सिलेबस है, पहला है जनरल अवेयरनेस। यहाँ जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता केवल और केवल हम ऐसी चीज़ों और करंट अफ़ेयर्स पर बल देंगे, जो हमारा एजुकेशन फ़ील्ड से जुड़ा हो। इससे 10 प्रश्न 10 मार्क्स के आएँगे। रीज़निंग एबिलिटी में कोई भी एक आप बुक ले लीजिएगा रीज़निंग एबिलिटी का, और जिसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं जैसे डेटा सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो वर्बल भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकती है, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन वेन डायग्राम। यहाँ से आपको 10 प्रश्न 10 मार्क के आएँगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी का ज्ञान, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संप्रेषण तकनीकी। इसके अंतर्गत सारी कंप्यूटर्स के बारे में जो भी इसकी बेसिक्स हैं, ऑपरेशंस हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, एमएस ऑफिस क्या होता है, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। 10 क्वेश्चन आएँगे यहाँ से 10 मार्क्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, तो अगर आप बीएड किए होंगे, तो वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ता होगा टीचिंग का। तो टीचिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेचर हैं, फैक्टर्स कौन-कौन अफ़ेक्ट करते हैं टीचिंग को, मेथड्स क्या हैं टीचिंग के, और टीचिंग सहायक सामग्रियाँ क्या होती हैं, एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आएँगे 10 मार्क्स के। फिर इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी, अनुभवी क्रियाकलाप पर आधारित जो शिक्षण शास्त्र है, वहाँ से प्रश्न बनेंगे, और साथ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो इन दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएँगे, और साथ में इन्होंने कहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी, उससे ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे 5 मार्क्स के। खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स जो हैं, ये पीईटी वालों के लिए केवल एप्लीकेबल है। और यहाँ पर आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, जो लैंग्वेज का है, जो बिल्कुल क्वालीफाइंग इन नेचर है, लेकिन आपको इसमें 40% मार्क्स अनिवार्य रूप से लाना ही लाना है। अब हम देख लेंगे कि जो हमारा कोर सब्जेक्ट है साइंस का, उसका सिलेबस क्या है। तो साइंस के सिलेबस की अगर साथियों बात करें, तो यहाँ पर 65 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 65 अंक के, 65 क्वेश्चंस 65 मार्क्स। तो इन्होंने पहला जो टॉपिक रखा है वो है इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का प्रभाव। तो इसके अंतर्गत इन्होंने सारी चीज़ें पूछ ली हैं। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने पोटेंशियल के बारे में बात किया है, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर उसके बाद ओह्म्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट,
इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर। पी वी आई और आर में ये अंतः संबंध होते हैं, वो पढ़ना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस, अब यहाँ से मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर दिए हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करेंग कंडक्टर, बायोट सेवर्ट लॉ से इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ये यहाँ से पूछ सकते हैं। साथ में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर बात हो गई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसमें फैराडे लॉ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में लेंज लॉ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, प्रेरित विभव, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, प्रेरित धारा। फिर उसके बाद डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो डीसी और एसी करंट होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति क्या होती है। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर की क्या एडवांटेज है, वो पढ़ना है। दूसरा इन्होंने टॉपिक दिया है लाइट। लाइट में कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, कैसे लाइट का कन्वर्जेंस किसे कहते हैं, डाइवर्जेंस किसे कहते हैं, कैसे होता है। इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर, यहाँ मिरर से इन्होंने शुरुआत किया है। एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे उसका होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य अक्ष। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ। फिर रिफ्रैक्शन से यहाँ से अब ये क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस स्थिति में कहाँ बनता है। फंक्शनिंग ऑफ विजन एंड रेमेडीज, और जो दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोग की जाती हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। अब जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर है या कनकेव और कनकेव लेंस है, उनकी क्या अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन पूछी जा रही है। एप्रिसिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमकना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब लाइट 7 कलरों में विघटित हो जाती है, टूट जाती है, अलग-अलग 7 रंगों में फैल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। तो वो क्या होता है? अब इसमें किसका डिस्पर्जन अधिक होगा, किसका कम होगा, इन सब से क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश हमें नीला दिखाई देता है, तो उसका जो जो घटना इन्वॉल्व है इसमें, उसे क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो स्कैटरिंग ब्लू लाइट की कैसे हम स्कैटरिंग निकालते हैं, स्कैटरिंग वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तो इस फार्मूले पर डिपेंड करता है। अलग-अलग प्रकाश की स्कैटरिंग कितनी हो सकती है, ये सभी सारी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। तो अलग-अलग एनर्जी की स्रोत हैं, आप देख सकते हैं, जैसे वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी वर्सेस नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेस हैं, उन पर ये कुछ न कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, इसलिए इन सब चीज़ों को उन्होंने शामिल किया है। बायोगैस, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से जो हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ। तो बहुत ही ईज़ी टॉपिक है साथियों। और इसके बाद मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। तो मोशन गति, बल और न्यूटन्स के नियम। इसमें बहुत ही बेसिक से इन्होंने कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया है। अगर आप बेसिक्स किताबें पढ़ें, 11th-12th से शुरुआत करें और एक मैक्सिमम लेवल तक पहुँचे, ग्रेजुएशन लेवल तक उसी टॉपिक को ले जाएँ, तो आपको कहीं न कहीं एक आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी और साथ में आप न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है, वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके लिए मैंने लास्ट में कुछ बुक्स बताए हैं। आइए देख लेते हैं अभी। इसमें डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, विस्थापन, वेलोसिटी, यूनिफ़ॉर्म, नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन त्वरण, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफ़ॉर्म एंड यूनिफ़ॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के द्वारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी
सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, अगर उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर वही कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। फोर्स एंड मोशन क्या होते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी क्या है? इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है? मोमेंटम क्या होती है? फोर्स क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन होते हैं? जैसे आप पढ़े होंगे, dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स और इसी पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे, ये सभी पूछे जा सकते हैं। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम का संरक्षण क्या है? क्या उसका सिद्धांत है? और सबसे मेन चीज़, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनेंगे, डेफिनेटली आएगा एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों। इसलिए आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं? अगले टॉपिक की बात करें हम, तो ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ग्रेविटेशन क्या होती है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? फ्री फॉल किसे कहते हैं? वर्क डन बाय ए फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब एनर्जी अगर जनरली डिवाइड किया जाए तो 2 टाइप्स को हो गए, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उसे यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। और अगर आप देखे होंगे, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वही नेट वर्क डन होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। यहाँ पर फ्लोटेशन से क्वेश्चन आएगा। थ्रस्ट क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? जो नॉर्मल फोर्स लगता है, उसे हम थ्रस्ट कहते हैं किसी बॉडी पर लिक्विड के अंदर। और प्रेशर, नॉर्मल फोर्स अपॉन पर यूनिट, अगर कोई नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया काम कर रही है, उसे हम प्रेशर कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसे कहते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बायोएंसी क्या होती है? बायोएंसी फोर्स क्या होती है? एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। सापेक्ष घनत्व क्या होता है? अब यहाँ पर साउंड से भी इन्होंने टॉपिक इन्होंने दे रखा है। तो नेचर ऑफ साउंड, साउंड क्या है? वेव है। वेव में कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है? तो ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और साउंड वेव है तो उसकी वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इट्स प्रोपोगेशन इन वेरियस मीडिया, साउंड की अलग अलग मीडियम जो होती है, जैसे अगर हम देखें तो लिक्विड, सॉलिड और गैस, इन सब में अलग अलग क्या उसकी स्पीड होती है। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर आ ही गया। रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस कितना होता है? रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमंस 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, ये होता है इसका रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसे इको भी हम कह सकते हैं। इको यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। और अगर हम अपने अगले टॉपिक की बात करें, तो हमारा यहाँ से अब केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। मैटर, नेचर एंड बिहेवियर स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पर मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, जिसके पास कुछ मास हो और वह ऑक्युपाई करता हो स्पेस को, तो उसे हम मैटर कहेंगे। मैटर स्टेट अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स के स्टेट होते हैं जनरली, लेकिन 2 स्टेट्स और आपको पढ़ने हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा प्लाज्मा स्टेट्स। तो गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ये तो पढ़ना ही है, साथ में प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पढ़ना है। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस में कैसे वर्गीकरण हुआ है, और इसके तहत क्या एग्जांपल्स हैं उसके? हेनरी लॉ क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइड्स, फेजेस ऑफ कोलाइड्स क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, गे लुसेक्स लॉ,
एवोगाद्रोस लॉ, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस, एवरेज एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आता है साथियों। मोलर मासेस, परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ पढ़ना है आपको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो सबसे पहली थ्योरी आई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फिर उसके बाद जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुए जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये सभी की खोजें हुई। फिर उसके बाद जे थॉम्सन मॉडल आया, वो पढ़ना है। रदरफोर्ड्स मॉडल आया, बोहर मॉडल आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती, लिखी जाती है, कैसे की जाती है, वो पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस कैसे बनते हैं, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट एज़ मेटल्स, मेटलाइड्स और नॉन मेटल्स, किस आधार पर हम एक एलिमेंट को मेटल, मेटलाइड और नॉन मेटल के रूप में वर्गीकृत करते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं और इनका एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। साथियों, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं, बहुत ही ईज़ी टॉपिक्स हैं। आपको एक बार इससे गो थ्रू हो जाना है और इस पर अगर न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, तो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेने हैं। आपके सारे क्वेश्चंस ईज़िली एग्ज़ाम में कवर हो जाएँगे। इस चैनल के माध्यम से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर टॉपिक वन बाय वन अपलोड की जाएँगी। अगर आप इच्छुक हों, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ज़रूर आपको इसके माध्यम से आपके तैयारी में मदद मिलेगी। आइए अपने अगले टॉपिक की बात करें, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेंडलीज़ पीरियोडिक टेबल, यहीं से शुरुआत हो रही है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ट्रेंड्स इन द पीरियड्स एंड ग्रुप्स, कि एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है या बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है, बढ़ती है। इलेक्ट एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो ये सभी सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं कि ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, इसके तहत पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या इसके महत्व हैं और हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है और क्यों है। अब केमिकल सब्सटेंसेस की बात करें तो एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स से जो भी टॉपिक है आप सब पढ़ जाइएगा। क्लासिकल डेफिनिशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी जो होती है, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस जो होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लॉगरिथमिक और पी स्केल, जिसे पीएच स्केल हम कह सकते हैं, पी ओ एच स्केल हो गया, पी के डब्ल्यू हो गया, आयनिक इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन, एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स ऑन एसिड्स एंड बेसिस, सोर्सेस ऑफ एसिड बेसिस, साल्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स एंड देयर पीएच। तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है वन बाय वन, और सब कुछ बिल्कुल ईज़ी कॉन्सेप्ट्स हैं साथियों। और अगर आप इसे पढ़िए और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके क्वेश्चन 100% कवर हो जाएँगे। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो फ़ॉर्मूलेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किए जाते हैं। तो ये तो कैसे बैलेंस होता है, ये तो पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा तो बैलेंस करने के लिए दे दिया गया होगा कोई ना कोई क्वेश्चन। और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस विथ एग्ज़ाम्पल्स। आइए आगे बात करते हैं अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, विशेषताएँ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन दोनों बताना है। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, नेचर में मेटल्स कैसे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनकी ओर्स क्या है, मिनरल्स क्या है, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स के अंतर्गत मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे, कैसे उनकी मेटलर्जी की जाती है। कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे इसे रोकथाम कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसमें पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल में कार्बन की पोजीशन कहाँ है, और कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट पढ़नी है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अंडरगोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोलॉगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। और यहाँ पर होमोलॉगस सीरीज, सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट इन्होंने दे रखे हैं। आप
अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए तो आप जीओसी को पढ़ जाइए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पूरा पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। साथ में आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, इनके क्लासिफिकेशन क्या है, हाँ, अल्कोहल्स आप देख सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो मेन मेन टॉपिक है साथियों, आप उसे कवर कर जाइए। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोप्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस अगर कुछ हैं तो वो क्या हैं, और इनकी केमिकल फार्मूलाज क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट क्या होते हैं, कार्बन फाइबर क्या होते हैं, सबसे आप एक बार अगर गो थ्रू हो लेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण कैसे किया जाए। पॉल्यूशन, अब संरक्षण करने की जरूरत क्यों हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, तो रिवर वाटर, नदियों का पानी पॉल्यूट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो गंगा एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर, क्या प्लान है, कैसे इम्प्रूव करेंगे, नीड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज टू प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक कंजर्वेशन। यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है उनका हम यूज करके हम पॉल्यूशन और एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूशन है उनका हम कंजर्वेशन, पॉल्यूशन जो हो रही है नदियों की और एटमॉस्फेयर की, उनका हम कंजर्वेशन आसानी से कर सकते हैं। मैन मेड मटेरियल में अगर देखें, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित पदार्थ होते हैं, जैसे सिरामिक्स हो गए, सीमेंट हुआ, पोर्सलिन हुआ, ग्लास हुआ, कार्बन फाइबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पॉलीमर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाने की अधिक संभावना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब हमारा यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या है, नीड फॉर न्यूट्रिशन, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अलग अलग मोड्स न्यूट्रिशन के क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या है, अलग अलग स्टेप्स होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन से हैं, एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होते हैं, और इसमें कौन कौन से रिएक्शन शामिल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, सारे के लिए ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये भाई कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल वन लाइन बाय लाइन ये सिलेबस को दे दिए हैं। आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स नर्वस सिस्टम क्या होती है, कैसे काम करती है, ये देखेंगे। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जियोट्रॉपीज पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं उनको ध्यान में रखना है, हार्मोन्स इन एनिमल्स, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पर अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जिसे क्लासिफाई किया गया होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के तहत, उनकी क्या फंक्शनिंग होती है, अगर उनकी अधिकता हो जाए तो उनमें डिसबैलेंस, अगर उनके द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन में डिसबैलेंस हो जाए तो क्या डिजीजेज हो जाती हैं, उनको रिमूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म द्वारा कौन सा रिप्रोडक्शन यूज किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, मोड्स ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग क्या है, कैसे किया जा सकता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकता और इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आनुवंशिकता क्या है, हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो ग्रेजर जॉन मेंडल थे वो हेरिडिटी से रिलेटेड अपना लॉज दिए थे, वो क्या है, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइंड किया जाता है, डिटरमाइंड होता है, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं, और ह्यूमन इवोल्यूशन क्या होती है। यहाँ पर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ आई, आँख का संरचना, आँख के दोष डिफेक्ट्स ऑफ आई और उनका
निवारण, देयर करेक्शन। नेचुरल रिसोर्सेस में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, और सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है। टिश्यूज़ की बात करें तो टिश्यूज़ क्या होती हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू कितने प्रकार की होती हैं और उनका यूजेस क्या है, वो सभी सारी चीज़ें पढ़नी है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर रहे हैं तो वर्गीकरण का आधार क्या है, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन क्या होते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें ग्रुप्स, प्लेंटिया, एनिमेलिया, नोमेनक्लेचर क्या होता है उनका, ये सारी चीज़ें देखेंगे। व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, स्वास्थ्य और इट्स फेलियर, डिजीजेज एंड दियर कॉजेज, रोग और उनके क्या कारण हैं, टाइप्स ऑफ डिजीजेज, कितने प्रकार के रोग होते हैं, इन्फेक्शियस जो मेनली इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, इसी के तहत अलग-अलग डिजीज़ेज़ होते हैं। अब इन डिजीज़ेज़ को अगर हमें रोकना है, इन बीमारियों को, तो कैसे रोकेंगे? इम्यूनाइज़ेशन क्या होता है? ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर ये डिटेल टॉपिक में यहाँ दिए हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज़ प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? जैसे हमारा एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट, इसके तहत हम एटमॉस्फियर वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ एटमॉस्फियर इन क्लाइमेट कंट्रोल, जलवायु जो होती है हमारी क्लाइमेट है, उसके नियंत्रण में एटमॉस्फियर का क्या भूमिका है? विंड में, रेन में, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के तहत हम अलग-अलग टॉपिक्स अब यहाँ पर हम पढ़ने लगेंगे कि ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है उसका इफ़ेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखा जा सकता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें एक-दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। एसिड रेन जो होता है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कौन-कौन से होते हैं? और स्मॉग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, यहाँ पर आपको रिएक्शन भी ध्यान में रखना है। फॉर्मेशन ऑफ ओज़ोन एंड इट्स ब्रेकडाउन, ओज़ोन होल क्यों हो गया और कहाँ पर हो गया है? अब कितना मात्रा में बचा हुआ है? कॉजेज़ ऑफ ओज़ोन होल फॉर्मेशन, पोलर वोर्टेक्स, इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओज़ोन होल, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? सीओडी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने के लिए पानी है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होती है? यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एक जनरल अवेयरनेस के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं। प्रोसेसिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर हम सॉइल पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर रिसाइक्लिंग स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कौन-कौन से रणनीति का उपयोग करेंगे हम पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रण करने में? इट्स कलेक्शन एंड प्रॉपर मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, जैसे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये साइकिल सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से रिएक्शन और कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं। वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। फिर उसके बाद है ब्रेथ ऑफ लाइफ, जिसमें एयर और एयर पॉल्यूशन से जुड़ी चीज़ों को हम देखेंगे। वाटर वंडरफुल लिक्विड, वाटर पॉल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल हो गया। फिर अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज ओजोन लेयर क्या होता है, हाउ डज इट प्रोटेक्ट द अर्थ, कैसे यह अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। हाउ कैन इट अफेक्ट डे बाय डे, डे टू डे लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो खाद्य संसाधन है उसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं ताकि हमें कमी न पड़े। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, जो हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में कर सकते हैं। नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स थे दोस्तों। बहुत ही डिटेल में इन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन पहले से ही किया है। आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर जाना है और जो भी चीज़ पढ़ें उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लें ताकि लास्ट टाइम में आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो सके। और कोई विशेष हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको एट लीस्ट 1, 2, 3 बार जब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आ जाए तब से आप पढ़ें, और जो जिसमें न्यूमेरिकल्स इंक्लूड हों उन टॉपिक्स पर आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करें। और यहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंस बुक सजेस्ट किया है। अगर आप फिजिक्स के लिए आप कुमार मित्तल की बुक आती है या एस एल अरोरा की बुक्स आती है, 11th-12th के लिए पार्टिकुलर आती है, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं बैक साइड में, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक लेवल पर सॉल्व करिएगा। अगर एक एग्ज़ाम होती थी यूपीएसपीई, जो एकेटीयू करके एग्ज़ाम होती थी, अगर इस लेवल तक की आपकी अ
प्रिपरेशन हो जाती है, तो यकीन मानिए ये जो 65 क्वेश्चन इसमें आ रहा है, आपके 60 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे साथियों, 60 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी आप स्टार्ट करने के लिए आप 9th टू 12th पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रभात कुमार की बुक्स पहले से ही पढ़ रखे हैं, तो आप इसे ही रिवाइज़ कर लीजिएगा। बायोलॉजी की बात करें तो आप एनसीईआरटी 9th टू 12th मोर देन सफिशिएंट है, और अगर प्रैक्टिस के लिए आप करना कोई बुक परचेज़ करना चाहें, तो आप एक बुक आती है जो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, DSSB टीजीटी साइंस की या एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति टीजीटी साइंस की आती है, वो आप ले सकते हैं। केवीएस टीजीटी साइंस की आती है, यूपी टीजीटी और एलटी साइंस की आती है। साथियों, ये सभी प्रीवियस ईयर बुक हैं, जिनकी जो लेवल होती है, स्तर होता है, कहीं न कहीं इसी के बीच लाई करती है, और हमें एक एक्चुअल एग्ज़ाम पेपर अ, देखने को मिलता है, क्योंकि इनका भी जो क्वालिफ़िकेशन है और सिलेबस है, लगभग इसी के जैसा है। इसलिए आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हैं, और साथ में इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो फिज़िक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, सब कुछ प्रोवाइड की जाएँगी। और जनरल टॉपिक्स में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का हुआ और यूजेज ऑफ आईसीटी का हुआ, उनकी एक-एक लेक्चर में सब कुछ समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाएँ और अपनी तैयारी करते रहें। फिर भी अगर कोई क्वेरीज़ हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। जय हिंद।